नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वो कहते हैं ना, झूठ के पाव नहीं होते, और पाकिस्तान की सत्ता का जो ढांचा है वो तो पूरी तरह झूठ के बैसाखियों पर खड़ा है। दरअसल पाकिस्तान की अब एक और पोल खुली है, और इस बार निशाने पर है पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। कुछ दिनों से पाकिस्तान की मीडिया में डंका बज रहा था कि जनरल मुनीर को अमेरिका ने बुलाया है। वो वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के 250वें स्थापना दिवस समारोह यानी विक्ट्री डे परेड में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत सामने आ गई है। हकीकत यह है कि जनरल मुनीर को किसी विक्ट्री डे परेड का न्योता मिला ही नहीं है। अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक इनविटेशन नहीं मिला है। ये मुनीर का बस एक प्राइवेट विजिट है। चुपचाप जाएंगे, कुछ अधिकारियों से मिलेंगे और फिर लौट आएंगे। तो क्यों भागे भागे फिर रहे हैं जनरल मुनीर, इस पर चर्चा करेंगे। पर इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दरअसल इजराइल ने आज ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को टारगेट कर तेहरान में कई हमले किए। हमले में ईरान के सैन्य प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी और कुछ शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। अब पाकिस्तान डरा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि आज ईरान है, कल वो भी हो सकता है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जनरल मुनीर की तो पूरी पोल पट्टी खुल गई है। देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टाइमिंग बड़ी खराब है। जब रूस ने हमला किया यूक्रेन पे तो इमरान खान को मॉस्को बुला लिया था। अब वहां वो ऐसा परेशान हुआ कि रूस के फेवर में बयान दें कि क्या करें क्या ना करें, और बड़ी फजीयत हुई थी। और अमेरिका की तरफ से बहुत सारी बातें उनको कही गई थी। अब ऐसे ही बैड टाइमिंग, और मुझे तो लग रहा है कि आसिफ मुनीर को बाकायदा बलि का बकरा बनाया गया, क्योंकि जो ईरान में हो रहा है, जो इजराइल ने हमला किया, विदाउट एनी डाउट इसमें अमेरिका की मिली भगत है। और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी भी है और दोनों मुस्लिम ममालिक भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुनीर को वॉशिंगटन डीसी में बुलाकर वहां के सेंट्रल कमांड के सामने बिठाकर बातचीत करता हुआ दिखाया जाए और इधर अटैक करवाया जाए, यह अमेरिका का प्लान? तो आपको इनविटेशन तो नहीं दिया गया, और वहां आपने ढोल पीट दिया कि भाई आप अमेरिका पहुंच गए। आप अमेरिका में हो और इजराइल जो है वो हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, और ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका और इजराइल की मिली भगत है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो सेंट्रल कमांड के अधिकारियों से और इनसे भी पूछा जाएगा कि क्या ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने का हक है, अधिकार है। तो आपको तो पोजीशन लेना पड़ेगा। फिर आप अमेरिका के साथ जाओगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने साफ कह दिया कि भाई हमारा इसमें कोई रोल तो नहीं है, लेकिन ईरान के पास किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा है। इसी आधार पर इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया। तो पाकिस्तान की स्थिति क्या हो गई? इधर पाकिस्तान के अंदर बवाल मचा हुआ है कि वी आर विद ईरान। वहां तमाम लोग, वहां के पत्रकार से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के इमरान खान से, ये सारे लोग, वहां की सरकार ये कह रही भाई ईरान के साथ हमें। सबका ट्वीट भी आ रहा है, इशाक डार से लेकर हर मंत्री, सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम इजराइल के खिलाफ हैं, और आप इजराइल के मास्टर के साथ बैठ करके वहां पे निगोशिएशन करोगे। आप तो बुरी तरीके से फंस गए। आप तो कहीं के नहीं रहे, बलि का बकरा बन गए, क्योंकि अब बड़ी मुश्किल में ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी आ गई है। क्योंकि आप अगर ईरान के साथ जाओगे तो अमेरिका भी दुश्मन बनेगा, इजराइल तो दुश्मन है ही, और अगर आप शांत बैठोगे तो आपके देश के अंदर आपके खिलाफ माहौल बन जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, ईरान अगर
उसको तबाह बर्बाद करने में कामयाब हो जाता है इजराइल, तो इजराइल का अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल। है। और राजीव सर, ये टाइम क्या इंडिकेशन दे रहा है कि एक तरफ इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और जनरल मुनीर अमेरिका में बैठे हुए हैं? देखिए, एक दिन की प्लानिंग तो होगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा भी नहीं है कि ईरान के खिलाफ लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ इजराइल में प्लानिंग बन रही होगी। रातों रात प्लानिंग बनाया और उसके सैन्य ठिकानों पर उसके एक एक जनरल को टारगेट करके, उसके परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट करके, परमाणु ठिकानों को टारगेट करके ये अचानक से 1 घंटे के अंदर प्लानिंग बनी और उसके बाद बम विस्फोट कर दिया, ड्रोन हमला कर दिया, फाइटर जेट से हमला कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, इसके लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है। और पिछले दिनों जब यूएन में गाजा पर युद्ध विराम के लिए एक रेजोल्यूशन आया था, तो सबसे पहले अमेरिका ही सामने आया वीटो करने के लिए। ये सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने वीटो किया था कि नहीं नहीं, हम इजराइल के साथ हैं। अगर इजराइल चाहता है कि अब काम हो चुका है, गाजा में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुका है, तो फिर हम युद्ध विराम की बात करेंगे। और अमेरिका उसके साथ खड़ा था। अभी भी अमेरिका और इजराइल ये दोनों के संबंध ऐसे हैं कि दुनिया भर में कोई भी देश ये कह सकता है कि अगर इजराइल ने कुछ किया है तो अमेरिका का सपोर्ट होगा ही, चाहे यूनाइटेड नेशन में हो या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में हो या फिर हथियारों का आदान प्रदान करने को लेकर हो। सारे जगह पर इजराइल अमेरिका एक ही साथ होते हैं। लेकिन इस बीच अगर ये प्लानिंग 10 दिन से चल रही होगी, ट्रंप ने नेगोशिएशन के लिए ईरान को कहा कि अपने परमाणु ठिकानों पर ये परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया बंद करो, और उसके बाद इजराइल के ही ये धमकियां दी जा रही थी, इजराइल की तरफ से बात की जा रही थी कि ईरान है जो हमारे खिलाफ काम करने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, तो हमें भी खतरा है इस बात से लेकर। लेकिन उसी बीच ईरान की तरफ से गया सऊदी अरब में बैठक हुई थी, और सऊदी अरब के ये जो सैन्य कमांड है उनके अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा था कि आपको अभी नेगोशिएशन करना पड़ेगा, ट्रंप कुछ और मूड में है और इजराइल आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने बताया था। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना पूरे अरब में चलती है, और जब भी भारत और पाकिस्तान के खिलाफ बीच संघर्ष चलता है, तो ऐसे में पाकिस्तान सीधे उठता है तो मुस्लिम देशों के पास जाता है। पिछली बार भी ऑपरेशन सिंदूर के समय इसने ईरान से नेगोशिएट करने के लिए कहा था कि देखो भाई, जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था पहलगाम के बाद, जब हम बार बार कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ेंगे और सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया था, ईरान से नेगोशिएशन के लिए कहा था। उसके बाद सऊदी अरब के पास पहुंचा था और बोला कि हम लोग तो भाई मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देश हैं, सारे मुस्लिम देशों को इकट्ठा होना चाहिए जो मीडिएट कर सकता है भारत के साथ, क्योंकि भारत के साथ ईरान के सामान्यतः अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मुस्लिम देश हैं और ये जो आतंकवादी संगठनों को प्रमोट करता है, उससे भारत भी पीड़ित है, इजराइल भी पीड़ित है, अमेरिका भी है, यूरोपीय संघ के देश भी हैं। तो इस बीच जो चल रहा था उससे पाकिस्तान को भी कुछ जानकारी होगी, लेकिन फिर भी इतना मजबूर हो गया कि अगर ऑफिशियल इनविटेशन, ये विक्ट्री डे परेड के लिए नहीं, लेकिन एक इनविटेशन तो मिला होगा कि यहां आओ बातचीत करेंगे, और मुनीर ने उसे स्वीकार किया। तो पाकिस्तान अगर इस बीच अमेरिका गया और उसी समय में इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेटिक लेवल पर तो पाकिस्तान के लिए बीच में पड़े रहने वाली स्थिति है। आप मुस्लिम देशों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अमेरिका आपको टारगेट कर लेगा और सारी फंडिंग रुकवा देगा। जो अभी $1.8 बिलियन आपको मिला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे IMF से मिले या फिर एशियाई डेवलपमेंट बैंक से मिले, ये सारे पैसे रुकवा देगा। फिर खाने पीने के लालच हो जाएंगे, जो स्थितियां पाकिस्तान के अंदर है। फिर ये जो पाकिस्तान अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई हमें भी फाइटर प्लेन दे दो, जर्मनी के पास जा रहा है, चीन पर उसे विश्वास नहीं है कि चीन के डिफेंस सिस्टम हो या मिसाइल हो वो भरोसे के लायक है भारत के खिलाफ। तो ऐसे में तो वो अमेरिका को छोड़ नहीं सकता, अरब देश उसे छोड़ने नहीं देंगे, और फिर पाकिस्तान उसी स्थिति में आ जाएगा जो कुछ समय पहले तक
इराक की स्थिति रहती थी, अफगानिस्तान की स्थिति रहती थी कि ना अरब के देश कोई सहायता कर पा रहा है और ना अमेरिका को कोई रोकने वाला है। बिल्कुल, और सारी चीजों को एक साथ जोड़े तो एक बहुत बड़ा झटका तो पाकिस्तान के लिए लग रहा है। और इसी बीच ट्रंप का भी अचानक से बयान आना कि हम भारत और पाकिस्तान को एक साथ लेकर आएंगे, फिर से वो मीडिएट की बात को दोहराते हैं। ट्रंप का ये बयान भी इस बीच तो काफी कुछ देखिए, इसका मतलब यह है कि ट्रंप जब से वो बयान दे रहे हैं कि हम मीडिएट कराएंगे, हम मीडिएट कराएंगे, ये तब से इसका मतलब है कि वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि भाई हमें ईरान को बाकायदा किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकना है और उस पर हमला करना है। ये इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही इन लोगों ने तय कर लिया, भाई हमें भी 15-16 दिन लगे इसको मारने में, वो तो हम पास में हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 2500-3000 किलोमीटर दूर आप अटैक करोगे तो उसकी प्लानिंग तो 1-1.5 महीने से पहले से ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या क्या प्लान करना है? आपको प्लान करना है कि क्या क्या जगह हम टारगेट करेंगे, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस दिन कौन व्यक्ति कहां होगा। ये सुनने में बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है कि आर्मी चीफ को आपने मार दिया, वहां के एनएसए को मार दिया, खमनाई का जो चीफ एडवाइजर है उसको आपने मार दिया, आपने वहां के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसके चीफ कमांडर को आपने उड़ा दिया, आपने 6 साइंटिस्ट, जो टॉप साइंटिस्ट जो यूरेनियम इनरिचमेंट का इंचार्ज था उसको आपने मार दिया। आपके पास इसका मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपके पास कि रात में हमला हुआ है कि किस कमरे में कौन आदमी कहां रुका हुआ है, और फिर उसके बाद आपको यह भी तय करना है कौन सा हमला करना है, कैसे करना है। साथ ही साथ आप देखिए जो ऑपरेशन हुआ है कि 200 फाइटर जेट्स आप भेज रहे हो इजराइल से और ईरान को हवा तक नहीं लगा। इसका मतलब आपने उसके पूरे डिफेंस सिस्टम को जो है, एयर डिफेंस सिस्टम को आपने नलीफाई कर दिया, ठीक जैसे हमने पाकिस्तान का किया। और शायद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इजराइल की टीम आई हुई थी इंडिया, वो लोग जो है मिल करके कोऑर्डिनेट करके ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि वो सीखने आया होगा इजराइल वाला सब भी कि हिंदुस्तान वाले ने कैसे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है आपने 8 घंटे तक जाम कर दिया, तो उसका भी जाम किया। और इस दौरान लगातार पाकिस्तान को पुचकारा जा रहा है, ये कहा जा रहा है हम बात करा देंगे, हम तुमको रुकवा देंगे, हम तुम्हारा ये करवा देंगे। और जब जिस दिन हमला करना था उस दिन आपने कह दिया कि भाई आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। क्यों? क्योंकि अभी 14 तारीख तक तो ऑफिशियल प्रोग्राम था, मतलब कल तक वो उधर ही रहेंगे, उसके बाद व्हाइट हाउस का प्रोग्राम बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 3-4 दिनों तक बंदा बहादुर जो है वो वाशिंगटन डीसी में अमेरिका की चमचागिरी करता हुआ नजर आएगा, और इधर ये एस्केलेट कर जाएगा। अगर देखिए वॉर गेमिंग किस तरीके से होता है, ये ऐसा होता है कि जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर में सारे लोग कह रहे हैं ना कि भाई ईरान 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 ईरान, मुस्लिम ममालिक। अगर आपने अटैक किया, बवाल मच गया और फुल फ्लेज्ड युद्ध शुरू हो गया, तो ईरान के साथ तो पाकिस्तान आ ही सकता है। तो उसको रोकने के लिए कि कहीं ये बवाल न मच जाए, क्योंकि बाकी आप देखिए जितने सुन्नी नेशंस हैं सऊदी अरब में और सब जगह, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है घूम करके आए हैं और वो लोग ईरान के साथ नहीं खड़े हैं। बच गया था सिर्फ ये कि अगर हम इसको एनिमी बना लें, उसको ओवरबोर्ड जाकर के इंडिया के साथ हम खड़े नजर आए तो वो ईरान के साथ मिल सकता है। तो उसको दूर रखने के लिए ऐसा चाल चला गया कि पाकिस्तान वो वहाँ पे डिफेंस सिस्टम खरीदने गया था, वो अमेरिकी वेपन खरीदने गया था कि चाइनीज वेपन काम नहीं कर रहा, और इनके सिर के ऊपर गोबर रख करके इनका पप्पू बनाया गया है। यही अमेरिका में
मुनीर के साथ हुआ बिल्कुल, है। पाकिस्तान को तो हमले का डर होगा राजीव सर, लेकिन जो ये खबर आई कि वहां के आर्मी चीफ को भी मारा गया, वैज्ञानिकों को भी मारा गया, मतलब वो मारे गए, तो ये डर तो अब आसिम मुनीर के अंदर भी होगा कि कहीं अगला नंबर उनका ना लग जाए। देखिए, इजराइल और भारत के बीच जो संबंध चल रहे हैं और जो हम लोग बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मोसाद स्टाइल में रॉ भी काम करने के लिए तैयार है, और जैसे कराची में हमले हुए, जैसे बलूचिस्तान में हमले हुए, कुछ बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लीडर को मारा गया, बंदूक की गोली से मारा गया, बम से उड़ा के मारा गया, रात में सोया का सोया रह गया, कहा कि हार्ट अटैक हो गया है। ये स्टाइल भी मोसाद का भी है। और अभी जो ईरान में टारगेट किया गया है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक एक पिन पॉइंट देखा गया कि ये 6 ये परमाणु साइंटिस्ट उन लोगों को खत्म कर दिया कि आगे 2-3 साल तक तो तुम्हें वैसे साइंटिस्ट पैदा करने में लग जाएंगे, यूरेनियम संवर्धन कर कैसे पाओगे। उसके बाद जो उसके बड़े कमांडर थे उनको भी टारगेट किया गया। टारगेट तो सुप्रीम लीडर को भी किया जा सकता था, लेकिन ये फुल फ्लेज युद्ध हो जाता। इसलिए इजराइल ने संभल कर किया है कि हमें कहां कहां टारगेट करना है। अब यही डर पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है उसमें भारत ने कभी भी फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किया। वहां पर हमास है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद हिजबुल्लाह है जिसको खुद ईरान सपोर्ट करता है, हमास को भी पहले सपोर्ट करता था, लेकिन चूंकि हमास एक सुन्नी संगठन है इसलिए ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, इसलिए हिजबुल्लाह को पैदा किया गया, वो शिया संगठन है। और इन सारे, उसके बाद एक PIJ करके है वहाँ पर, फिलिस्तीनियन जिहादी, इस्लामिक जिहादी, इसको भी ये फंड करता है ईरान। तो ईरान जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का संबंध कहीं न कहीं दूसरे आतंकी संगठनों से है जो पाकिस्तान से भी ऑपरेट होता है। तो ये सारे इस्लामिक जिहादी ये किसी के अपने नहीं हो सकते। इन सारे इस्लामिक कंट्रीज में चाहे वो डायरेक्ट फंड देता हो, चाहे वो इनडायरेक्ट रूप से हथियार के लिए पैसे देता हो, लेकिन कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब तक ये जिहादी संगठन रहेगा तब तक सिरदर्दी बनी रहेगी उन देशों के लिए जिसको ये काफिरों का देश मानता है। अब काफिरों के श्रेणी में सिर्फ हिंदू नहीं रहे, काफिरों के श्रेणी में ये क्रिश्चियनों को भी लाता है। इसलिए क्रिश्चियन देश जितने हैं, यानी डोमिनेटेड कंट्री, चाहे यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, इन सबको टारगेट करता है। तो अभी जो स्थितियां बनी है उसमें डर पाकिस्तान को भी लग रहा है। ईरान पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे नुकसान किसको है? पूरे यूरोप को, अमेरिका को, इजराइल को और भारत जैसे देशों को भी। क्योंकि ये जिहादियों को जब सपोर्ट कर रहा है तो कभी न कभी किसी जिहादी संगठन को भी ये एटम बम दे सकता है, यही संभावना तो बनती है। तो अगर अमेरिका या फिर इजराइल ये सारे देश मिलकर कह रहे हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये जिहादियों को सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान जैसा देश, इसके पास एटम बम क्यों होना चाहिए जो कि पूरे जिहादी कैंप चलाता है? तो ये अब भारत की डिप्लोमेसी आगे होगी। इजराइल और भारत का जो डील है उसमें डर पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर है कि हमारे भी एटॉमिक ठिकाने जितने हैं वो सीज हो सकते हैं, हमारे बम के ऊपर हमारा अधिकार नहीं हो सकता है। और आगे जो हमारे बड़े बड़े ये आर्मी के जनरल हैं उन लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है क्योंकि वो आतंकवादियों को पनाह देता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लैंड शुरू कर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कहर बरपाया है, जिससे कांप उठा है पाकिस्तान को डर है कि कहीं अगला नंबर उसका ना लग जाए। पाकिस्तान की जमीन पर भी कई शैडो प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिनका लिंक कई बार दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में आ चुका है। डर इसलिए क्योंकि अगर ईरान के हाई सिक्योरिटी वाले न्यूक्लियर अड्डे महज एक सुबह में तबाह हो सकते हैं तो पाकिस्तान के बालों से बने महल कितने टिकेंगे। और यही डर से जनरल मुनीर भागे भागे भी फिर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।